Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss miscellaneous questions. So let's start our discussion. So as per the direction in given questions below, a paragraph is given containing 3 blanks. मतलब एक passage दिया हुआ है, उसमें आपको 3 blanks दिखाई देंगे. 6 words are given आफ्टर द पैराग्राफ एंड 6 वर्ड्स आपको दिए गए हैं पैसेज के बाद. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस. ऑप्शन से आपको एक करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है जो कि फिट करेगा ब्लैंक्स में. मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये फिलर्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है. एंड ये जो ब्लैंक्स होंगे ये फिट, मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से ब्लैंक्स में फिट होने चाहिए. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो एज यू कैन सी यहाँ पर 3 ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड इन ब्लैंक्स के अगेंस्ट आपको यहाँ पर ये 6 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस हैं. सो 5 ऑप्शंस में से आपको आपका सही आंसर मार्क करना है. अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ये 6 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए, सी एंड ई. इसका मतलब क्या है, ए जो है ये फर्स्ट ब्लैंक के लिए है, सी सेकेंड ब्लैंक में, एंड ये जो थर्ड वाले रहेंगे ये थर्ड ब्लैंक के लिए आपको देखना है फिट करके. जैसे अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो इसका मतलब आपने इम्यूलेट यहाँ पर ए के लिए सेलेक्ट किया है. एंड ये सी मतलब कि ये जो थर्ड वर्ड है अनइमेजिनेबल, यहाँ के लिए आपने इसे सेलेक्ट किया है सी को. एंड ये जो थर्ड है ई का मतलब यहाँ पर 5वां हो जाएगा, है ना. ये ए बी सी डी ई एंड ये एफ हो जाएगा. सो यहाँ पर ई बोला जा रहा है तो ई इम्यूलेट यहाँ पर ये इस ऑप्शन के लिए, इस ब्लैंक के लिए फिट होगा. सो इस तरीके से ऑप्शन से ही चेक करना होगा. अब यहाँ पर मेथड कैसी होगी, एलिमिनेशन वाली होगी. डायरेक्टली ये वर्ड्स आपको लगाने नहीं है, आपको यहाँ ऑप्शन से चेक करना है. सबसे पहले ये ऑप्शन है ए, तो ए को चेक करेंगे क्या ए फर्स्ट ब्लैंक में फिट हो रहा है, क्या सी सेकंड ब्लैंक में फिट हो रहा है, क्या ई हो रहा है. अगर ये हो रहा है तो सही है, इसे आंसर मार्क करना है. नहीं हो रहा है तो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे. सेकंड ऑप्शन को आप कैसे चेक करेंगे, बी को देखेंगे. बी जो वर्ड है बी मतलब ये कंसिडर्ड, इसे आप देखेंगे फर्स्ट में रख के. डी मतलब कि यहाँ एंड्योरेंस हो जाएगा, इसे आप देखेंगे सेकंड ब्लैंक में रख के. एफ मतलब कि ये ऑपरेशन, एंड यहाँ आप इसे इस ब्लैंक में रखकर देखेंगे. इस तरीके से आपको चेक करना है. तो आपको सॉल्व कैसे करना है, इन ऑप्शन से ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो शुरू करते हैं. एंड यहाँ पर टाइमर भी लगा दिया है ताकि आप कोशिश करें 1 मिनट में सॉल्व करने की. एंड टाइमर के बाद भी आपको 1 मिनट और ज़्यादा टाइम दिया जाएगा ताकि आप कोशिश करें इसे अच्छे से सॉल्व करने की, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं. ट्रिपल फिलर का ये क्वेश्चन है, सो ये 1 मिनट में कभी कभार कुछ स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है. सो शुरू करते हैं. टाइम अप गाइस, 1 more minute. सो लेट्स चेक गाइस. आई होप सभी का आंसर आ चुका है. द फर्स्ट देखिए, ऑर्डर बताता है इसलिए आर्टिकल द फर्स्ट अफ्रीकन्स इन एन इंग्लिश कॉलोनी देयर अराइवल इज डैश. अब बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट अफ्रीकन्स थे इंग्लिश कॉलोनी में और उनका जो अराइवल थे, मतलब उनका जो आना है वो इज डैश बाय मेनी हिस्टोरियंस. ये डैश किया जाता है बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा. टू बी द बिगिनिंग, कि ये शुरुआत है 400 ईयर स्टोरी फिल्ड विथ ट्रेजेडी डैश सर्वाइवल एंड द लीगेसी ऑफ रिसिलियंस. रिसिलियंस मतलब क्या होता है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना, उभरना. इनइक्वालिटी एंड डैश. सो यहाँ पर देखते हैं. अब यहाँ पर देखिए इज आया है एंड इसके बाद हमें पता है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, है ना. सो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में ए बोला जा रहा है एंड ए इम्यूलेट है ना. इम्यूलेट करना मतलब क्या होता है,
किसी चीज को कॉपी करना, या हम जिसे कहते हैं इमिटेट करना। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी एंड ये तो अपने बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में, तो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन बी। देखते हैं बी मतलब कंसिडर्ड आएगा, तो यस देयर अराइवल इज कंसिडर्ड बाय मेनी हिस्टोरियंस, मेनी हिस्टोरियंस के द्वारा कंसिडर किया जाता है कि ये शुरुआत है 400 साल पुरानी जो स्टोरी है उसकी, जो कि फिल्ड है, भरी हुई है किससे, विथ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, कोई बुरी चीज, कोई बुरा इंसिडेंट या कोई डिजास्टर, कैलेमिटी, और कोई नेगेटिव वर्ड आने की यहाँ पर चांसेस है, ट्रेजेडी बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखते हैं क्योंकि आगे देखिए सर्वाइवल, सर्वाइव करना, जीना, एंड लीगेसी ऑफ रिसिलियंस मतलब कोई बुरे दौर से बाहर निकलना, बैड सिचुएशन से। तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आने की संभावनाएं ज्यादा है, सो चेक कर लेते हैं, डी वर्ड बोला जा रहा है। एंड डी का मतलब डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, किसी चीज को टॉलरेट करना मतलब सहन करना या बेयर करना। सो नेगेटिव वर्ड के चांसेस थे, देखकर लग रहा था, लेकिन ठीक है। टू बी फिल्ड विथ ट्रेजेडी मतलब काफी बुरे इंसिडेंट्स हुए, फिर टॉलरेट किए उनको, यस टॉलरेट वर्ड हो सकता है यहाँ पर फिट, भले टॉलरेट ऐसा नेगेटिव नहीं होता है, कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन एंड्योरेंस हो सकता है, टॉलरेट, फिर एंड्योरेंस, सर्वाइवल, एंड ग्रामेटिकली भी एंड्योरेंस यहाँ पर बिल्कुल सही फिट हो रहा है, एंड्योरेंस, सर्वाइवल एंड लीगेसी ऑफ रिसिलियंस, इनइक्वालिटी एंड क्या। सो यहाँ का लास्ट ऑप्शन है एफ। एफ मतलब है ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी को अब्यूज करना। अब्यूज मतलब बहुत दिनों तक किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, या काफी क्रूएल ट्रीटमेंट मतलब क्रूरता से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, अनजस्ट ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जो जस्टिफिएबल नहीं है, मतलब कि जो सही नहीं है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर अब्यूज या ऑपरेशन, या फिर इसे हम क्रूएल्टी से पेश आना, काफी क्रूरता से पेश आना। तो यस हो सकता है रिसिलियंस, इनइक्वालिटी क्योंकि समानता से नहीं देखा जाता था, एंड कैसे ऑपरेशन मतलब कि काफी क्रूरता से इनके साथ बिहेवियर किया जाता था। सो यस ये बिल्कुल आंसर हो सकता है क्योंकि सारे वर्ड्स ग्रामेटिकली फिट भी हो रहा है एंड कंटेक्चुअली भी इस पैसेज के साथ जा रहा है। आगे देख लेते हैं ए एंड ए। तो ए की वजह से हमने पहले ही इसे एलिमिनेट कर दिया था, तो ये यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है बी। बी तो सही है, लेकिन सेकंड वाले में बोल रहा है सी। अब सी को चेक कर लेते, अनइमेजिनेबल। तो यहाँ पर अगर आएगा अनइमेजिनेबल, तो यहाँ पर ये अनइमेजिनेबल जो है ये तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से फिट नहीं होगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड नन ऑफ दिस भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली यहाँ पर फिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's check their story। उनकी जो स्टोरी है मार्क्स एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल, मार्क करती है एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डैश। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डैश। सो शायद यहाँ पर नाउन आने के बिल्कुल चांसेस है, ओके। एंड एज द नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हिस्टोरिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो एज द नॉर्थ अमेरिका की जो कॉलोनीज थी बिगेन टू टर्न अवे, टर्न अवे मतलब पलट जाना, मुंह फेर लेना, किससे, फ्रॉम डैश। अब डैश देखते हैं। अब देखिए फ्रॉम आया है, प्रीपोजिशन सर्विट्यूड आया है, सर्विट्यूड यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना। सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है, स्लेवरी जिसे हम कहते हैं, है ना, स्लेव बनाकर रखना, या बॉन्डेज जिसे हम कहते हैं, बॉन्ड बनाकर रखना, उन्हें अपने ही कब्जे में रखना, स्लेव बनाकर रखना, ये हिंदी में जिसे हम गुलामी कहते हैं। तो सर्विट्यूड मतलब कहते हैं गुलामी। सो फ्रॉम डैश सर्विट्यूड, कैसा सर्विट्यूड, कैसी गुलामी, ये तो नाउन है तो एडजेक्टिव यहाँ पर आना है। एंड इंस्टीड, एंड के बावजूद, रिलाई ऑन, ऑन आया है मतलब कि यहाँ पर भी
देखिए यहाँ ये स्लेवरी तो नाउन आ गया, तो यहाँ पर ये अगेन क्या आएगा, एडजेक्टिव। ये ऑन किसके लिए, ऑन इस नाउन के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, इसीलिए ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के पहले लिखा गया है। तो यहाँ एडजेक्टिव एंड यहाँ नाउन आने के चांसेस है। सो सबसे पहले देखते हैं ACNE। सो ट्रांजिशन, यस, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। तो एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बदलाव जिसे हम कह सकते हैं, चेंज मतलब। लिंचिंग, लिंच का मतलब क्या होता है, किल कर देना, मर्डर कर देना, मार देना। सो सारे मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं, देन चेक कर लेते हैं। अनलिस्ड, अनलिस्ड का मतलब यहाँ पर होता है किसी को रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, लूज कर देना। जैसे किसी को बंधक बना कर रखा है या कोई एनिमल, तो उसे अनलिश कर दिया, मतलब फ्री कर दिया, छूट दे दी। अनडेंचर्ड, सॉरी इनडेंचर्ड है ये। अब इनडेंचर्ड पास्ट में आया है, मतलब कि ये वर्ब है। तो इनडेंचर्ड मतलब क्या होता है, किसी को एक इंडेंचर से बांध के रखना। इंडेंचर मतलब क्या होता है, किसी एग्रीमेंट से। इसका मतलब होता है बाइंड बाय एन इंडेंचर। और इंडेंचर का मतलब क्या होता है, किसी एग्रीमेंट से, कि मैंने आपके साथ ये एग्रीमेंट कर दिया, अब आपको ये मेरा काम करना ही पड़ेगा, या आप मेरे साथ अब कॉन्ट्रैक्ट में हो, जो भी चीज है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसे हम कह सकते हैं। और स्पेशली किसके लिए, एज अ या एज एन अप्रेंटिस कह सकते हैं, या एज एन लेबरर कह सकते हैं हम, कि एज अ लेबर की तरह, कि आप अब मेरे लेबर हो, आपको अब मेरी जो मजदूरी है या मेरा जो भी काम है ये आपको करना है। तो लेबर की तरह काम करने के लिए जब हम किसी को ऐसे बंधक बना के रखते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम कहते हैं इंडेंचर्ड। तो किसी को बाइंड करना, बांध के रखना, किससे, एक इंडेंचर से, एक एग्रीमेंट बना के रखना, है ना। इंडेंचर मतलब एग्रीमेंट से। इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी कोई सिचुएशन जिससे हम एस्केप नहीं कर सकते। तो यहां पर आप अनएस्केपेबल बोल सकते हैं। चैटल, अब यहाँ पर ये जो चैटल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जैसे आपने सुना होगा ना, पहले वो कहते थे बंधवा मजदूर। बंधवा मजदूर क्या होता था, कि जैसे अगर किसी के पेरेंट्स वो मजदूरी कर रहे हैं, है ना, स्लेवरी गुलामी होता था, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, मतलब उनके बच्चे होंगे, वो भी उनके ही मतलब अंडर काम करेंगे, मतलब वो लोगों को खरीद लेते थे। बंधवा मजदूर आपको समझता होगा, आई होप। तो इसे हम कहते हैं चैटल, है ना। इसे कह सकते हैं ओनिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को खरीद लेना, कि अब ये मेरा मजदूर है, ये मेरा ही काम करेगा, और इसकी जितनी भी मतलब कि जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग होंगे, जितनी भी इसकी जनरेशन होगी, वो सब मेरे मजदूर होंगे। उसे हम कहते हैं चैटल, या आप इसे बंधवा मजदूर भी कह सकते हैं, या गुलामी भी इसे हम कह सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, ऑप्शन बी में फर्स्ट मतलब लिंचिंग होगा। सो हिस्टोरिकल लिंचिंग, देयर स्टोरी मार्क्स एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिंचिंग एज द नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज बिगोन टू टर्न अवे फ्रॉम। अब यहाँ पर डी ऑप्शन बोला जा रहा है, फ्रॉम कैसा, इनडेंचर्ड सर्विट्यूड। कैसा सर्विट्यूड, कैसी गुलामी, जो एग्रीमेंट थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी। एंड इंस्टेड रिलाई ऑन एंड एफ बोला जा रहा है रिलाई ऑन चैटल स्लेवरी। सो यहाँ पर अगर बात करें, तो ये जो है डी तो फिट हो रहा है, एफ भी हो सकता है, लेकिन ये बी वर्ड फिट नहीं होगा ना यहाँ पर। बी वर्ड मतलब लिंचिंग बोला जा रहा है, एंड बोला जा रहा है कि उनकी जो स्टोरी है ये मार्क करती है एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक लिंचिंग, किलिंग नहीं। सो ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर स्टोरी मार्क्स एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। हिस्टोरिकल में जो बदलाव आया, हिस्ट्री में, है ना, इतिहास में जो बदलाव आया। एज द नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज बिगेन टू, देखिए एफ, डी और एफ को हम ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर चुके हैं, एंड डी एंड एफ बिल्कुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली फिट हो रहे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टर्न अवे फ्रॉम इनडेंचर्ड सर्विट्यूड, ऐसी गुलामी जो इंडेंचर्ड थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, एग्रीमेंट बेस पर थी। एंड इंस्टेड रिलाई ऑन, रिलाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिपेंड, है ना। तो डिपेंड के साथ ऑन यूज किया जाता है, वैसे ही रिलाई के साथ ऑन, एंड ऑन के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ऑन चैटल स्लेवरी, ऐसी स्लेवरी जो वांशिक अनुवांशिक होती है। ओके, अनुवांशिक कह सकते हैं, है मतलब कि ऑफस्प्रिंग या जनरेशन वाइज। ओके, सो सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी आया है, एंड अगेन बी हमारा यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है फर्स्ट ब्लैंक में, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Time up, guys. 1 more minute. So let's check. By the end of 17th century, मतलब कि 17th century के एंड में कह सकते हैं, द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज थी, डैश ऑन इंडेंचर्ड सर्वेंट्स. सो ये कॉलोनीज क्या हुई, डैश हुई किस पर, ऑन इंडेंचर्ड सर्वेंट्स पर. अब देखते हैं यहाँ पर, डैश शिफ्टेड टूवर्ड दैट ऑफ डैश अमेरिकन पीपल. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट देखिए वर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. फल्मिनेशन, एंड फल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन लेना या प्रोटेस्ट करना, अपोज करना किसी चीज को या उस पर ऑब्जेक्शन उठाना. देन सेकेंड वर्ड है रिलायंस. रिलायंस मतलब क्या होता है, डिपेंड करना किसी चीज पर. हैड एंड हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है. एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मतलब होता है मेक अ स्लेव, किसी को स्लेव बनाना, किसी को किसी को बंधक बनाना, है ना, किसी को डोमिनेट करना, किसी को गुलाम बनाना. स्लेव मतलब गुलाम कह सकते हैं. इंस्टील्ड, इंस्टील्ड का मतलब क्या होता है, किसी के दिमाग में कुछ चीज भरना धीरे धीरे, है ना. फिल इन पर्सन्स माइंड, दिमाग में कुछ भरना धीरे धीरे, उसे हम कहते हैं इंस्टिल. सो यहाँ पर देखेंगे, बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी द कॉलोनीज, बोला जा रहा है ए, द कॉलोनीज फल्मिनेशन ऑन, नहीं, यहाँ पर ये फल्मिनेशन का मतलब है प्रोटेस्ट ऑन इंडेंचर्ड सर्वेंट. दे प्रोटेस्टेड ऑन, है ना, प्रोटेस्ट मतलब कि प्रोटेस्ट किया इन पर, किसी पर प्रोटेस्ट नहीं किया जाता. तो ये वर्ड तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, है ना. देखिए सेकेंड वर्ड अगर सी चेक करें, सर्वेंट्स हैड शिफ्टेड, हैड तो यहाँ पर सही है, सी बिल्कुल सही आ रहा है. हैड तो आ सकता है हैड के साथ क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो सही तो है ये, सी तो सही है, लेकिन ए सही नहीं है. ई की बात करें, ई मतलब एनस्लेव्ड, दैट ऑफ द एनस्लेव्ड अमेरिकन पीपल, ऐसे पीपल जो क्या थे, एनस्लेव थे, जिन्हें स्लेव बनाया गया था. तो चलिए ये तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट वर्ड है ये फिट नहीं हो रहा है. देन देखते हैं बी. बी मतलब रिलायंस, रिलायंस मतलब डिपेंड. सो बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी द कॉलोनीज डिपेंड ऑन, ये डिपेंड हो गई थी किस पर, इंडेंचर्ड सर्वेंट्स पर. यस ये बिल्कुल सही जा रहा है. डी देन बोला जा रहा है हैव शिफ्टेड, एंड यहाँ पर देखिए पास्ट की बात की जा रही है तो हैड ही यहाँ पर सही होगा. सो ये जो ऑप्शन होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा, हैव नहीं हैड आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हैड भी है एंड ये बात तो पास्ट की बात की जा रही है ना, कि जब हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना. हैव शिफ्टेड मतलब शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं नहीं, थे ना, तो थे, इसलिए ये डी जो जहां जहां भी आपको डी दिखाई दे रहा है इसको ऐसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन हैव है एंड हैव यहाँ पर फिट नहीं होगा, क्योंकि बात प्रेजेंट की नहीं की जा रही है, पास्ट की जा रही है. एंड लास्ट ऑप्शन डी ही बचता है, तो यही सही आंसर होगा हमारा. चेक कर लेते हैं. बी बोला जा रहा है रिलायंस मतलब कि ये डिपेंड है किस पर, इंडेंचर सर्वेंट पर. एंड सी यहाँ पर आया है, सी मतलब हैड शिफ्टेड, यस, टूवर्ड दैट ऑफ कैसी अफ्रीकन पीपल. ई बोला जा रहा है एनस्लेव्ड, ऐसे जिन्हें स्लेव बनाया गया. तो यस सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी है. ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
So let's check. This dash marks the beginning of a racial caste formalized dash Virginia law by the early 1650s. The enslaved status of African women were written into Virginia law as their children automatically dash their status and were enslaved at birth. कि birth में उनका enslaved मतलब slave बना दिया जाता है regardless of the father's identity. So यहाँ पर देखते हैं this dash marks the beginning. अब यहाँ पर फर्स्ट है डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन का मीनिंग होता है डिफरेंस कह सकते हैं. ये इसका और एक मतलब होता है डिफरेंस भी होता है या इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं. देन सेकेंड होता है वर्ड ऑगर. एंड ऑगर का मतलब होता है इंडिकेट करना. इंडिकेट मतलब क्या होता है कि कोई चीज अच्छी होने वाली है फ्यूचर में या कोई चीज बुरी होने वाली, उसके बारे में जो हमें इंडिकेशन मिलता है, जो हमें उसके बारे में साइन मिलता है, जो मतलब इसे हम पॉइंट टू भी कहते हैं, जो पॉइंट करता है, जो हेरल्ड कहते, हेरल्ड भी इसे आप कह सकते हैं. तो जो हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला अच्छा बुरा, उसका इंडिकेशन देना, उसे हम कहते हैं ऑगर. इन तो सभी को पता है पोजीशन के लिए इनटू का भी यूज किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है. रिसोर्ट टू. रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज करना जो आप करना चाहते हो क्योंकि आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है. जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है देन आप जो चीज करते हो उसे हम कहते हैं रिसोर्ट टू. एंड इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मतलब अनुवंशिक होता है, जो विरासत में मिला होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज है इनहेरिटेड, उसे कहते हैं इनहेरिटेड. तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट बोला जा रहा है डिस्टिंक्शन. दिस डिस्टिंक्शन मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेशियल. डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस है ना. एंड दिस डिस्टिंक्शन तो नहीं होगा, मतलब डिफरेंस. और ये जो डिफरेंस है ये हमें बता रहा है कि रेशियल कास्ट और फॉर्मलाइज डैश का ये शुरुआत है करके, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर. देन नेक्स्ट देखते हैं. बी बोला जा रहा है. बी मतलब ऑगर. दिस ऑगर मार्क्स दी. नहीं, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है. देन बात करें सी की. सी में फिर से एक ओके चलिए एक बार इसे डिस्टिंक्शन को यहाँ पर रख के देखते हैं. डिस्टिंक्शन को रख देंगे, शायद ये हो जाएगा. यहाँ पर डिस्टिंक्शन, ये जो डिफरेंस है ये हमें मार्क कर रहा है, बता रहा है कि एक शुरुआत हो रही है रेशियल कास्ट की. यस हो सकता है. फॉर्मलाइज्ड डैश. अब देखिए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं. सी मतलब फॉर्मलाइज्ड इन वर्जीनिया लॉ, जो कि एक वर्जीनिया लॉ में फॉर्मलाइज के बाद इन नहीं होता है, फॉर्मलाइज्ड इनटू होता है. ठीक है, तो ये फॉर्मलाइज से हमें पता चल गया कि फॉर्मलाइज के बाद इनटू होता है, तो ये यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, ए फिट हो रहा है क्योंकि डी देखिए इनटू आ रहा है. यस इनटू, ये हो जाएगा. एंड एफ बोला जा रहा है. एफ मतलब इनहेरिटेड. ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड देयर स्टेटस. उनका स्टेटस अपने आप क्या हो जाता है? इनहेरिटेड हो जाता है. एंड वर्ब एंस्लेव्ड एट द बर्थ. तो यस सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी. बिकॉज ये जो बी वर्ड होगा ये तो फिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये बी वर्ड ऑगर है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ये. एंड द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है सिनोनिम एंटोनिम का, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है. तो आपको यहाँ पर देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. आपको इस वर्ड का, इवैक्यूएट वर्ड का आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम. सो शुरू करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up guys, one more minute. So let's check. Evacuate and evacuate का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग. अब यहाँ पर इस evacuate का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएशन सुना होगा ना, कोई शिप होती है, शिप जब डूबने लग जाती है तो उसमें जो लोग होंगे उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है. कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग गई तो वहां जो लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है. मतलब कि अनसेफ प्लेस से सेफ प्लेस में जब शिफ्ट किया जाता है ना, तो इस शिफ्टिंग को
हम कहते हैं, इस शिफ्ट को हम कहते हैं इवैक्यूएट करना, खाली करवाना, या रिमूवल आप इसे कह सकते हैं, कि एक अनसेफ प्लेस से सेफ प्लेस की ओर जब रिमूव किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है लोगों को, चीजों को, इसे हम कहते हैं इवैक्यूएशन। तो यहाँ पर आपको इसका सिमिलर बताना है। फर्स्ट वर्ड है इजेक्ट। इजेक्ट मतलब क्या होता है? फोर्सफुली किसी से कहना, फोर्स आउट करना किसी को, है ना, फोर्स आउट करना कि आप टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ प्लेस, कि आप इस प्लेस से चले जाए, भगा देना किसी को, है ना, उसे हम कहते हैं इजेक्ट, या फोर्सफुली किसी चीज को डालना हम कह सकते हैं इजेक्ट। फिर इंसाइट। इंसाइट या इंसाइटमेंट एक वर्ड बनता है इससे, जिसका मतलब होता है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट करना, या जिसे हम कहते हैं प्रोवोक करना। इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़का देना। फिर रिमूवल, रिमूव करना। एंड असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल अटैक, हमला जिसे कहते हैं हिंदी में, तो हमला करना, इसे हम असॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना, तो इजेक्ट तो नहीं होगा, है ना, इनसाइड भी नहीं होगा, भड़काना। रिमूवल, यस, रिमूव करना, है ना, जगह से खाली करना। तो सही आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, एंड यहाँ 4th भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स चेक। बाय पार्टीशन। अब देखिए पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या होता है? एग्री करना हम जिसे कह सकते हैं, या कोऑपरेट करना। ओके, एग्री या कोऑपरेट। एंड बाय मतलब क्या होता है? दो होता है ना, एग्रीमेंट, एग्री करना, या सपोर्ट करना, या जिसे हम सपोर्टर कहते हैं, है ना, फॉलो करना या प्रमोट करना किसी चीज को। सो पार्टीशन मतलब एग्री या सपोर्ट करना, एंड बाय मतलब दो। तो दो लोगों के द्वारा जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है ना, या कोऑपरेशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं बाय पार्टीशन। तो क्या हुआ? दो पार्टीज के द्वारा जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है, कोऑपरेशन की, यस हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप हमारी करना, हम हमारी करेंगे, इस तरीके से। सो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट या कोऑपरेशन। एंड ये जो बाय पार्टीशन होता है ना, ये स्पेशली ऐसी दो पार्टीज में होता है कि जो एक दूसरे को अपोज करती है, एक दूसरे की दुश्मन होती है, पर ऐसी, लेकिन उन दो अपोजिशन वाली जो पार्टीज है उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं बाय पार्टीशन। तो यहाँ पर एग्रीमेंट, यस सही आंसर तो यही होगा। रिड्रेस करना, रिड्रेसल या रिड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की रेमेडी फाइंड करना, किसी चीज का सोल्यूशन, निवारण फाइंड करना। तो ये तो नहीं होगा। मॉरिबंड, मॉरिबंड मतलब होता है मरता हुआ, डाइंग, है ना, जो मर रहा है। फॉर्ज, फॉर्ज मतलब क्या होता है? किस कंस्ट्रक्ट करना, सॉरी कंस्ट्रक्ट करना, या हम कह सकते हैं बिल्ड। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ही है, एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। सो यहाँ पर बोला जा रहा है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। मतलब आपको बताना है ऐसा वर्ड जो बिल्कुल अपोजिट है इस प्रिंटेड बोल्ड वर्ड के। अब यहाँ पर रेस्पाइट एंड रेस्पाइट का आपको अपोजिट बताना था। सो देखते हैं, ये जो रेस्पाइट वर्ड होता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं ब्रेक, है ना, किसी चीज से आपको जब ब्रेक मिलता है, या किसी चीज में जैसे आपको कोई काम करना है या कोई बहुत डिफिकल्ट काम है एंड उसके बीच में आपको कोई ब्रेक दिया जा रहा है, उसे हम कहते हैं
रेस्पाइट। सो कंटिन्यू रखना, यस, रेस्पाइट मतलब तो ब्रेक होगा, कंटिन्यू रखना बिल्कुल ये इसका अपोजिट होगा। ज़ील, ज़ील मतलब क्या होता है? पैशन, कोई करने की जो ईगरनेस होती है, इच्छा होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसे हम ज़ील कहते हैं। ब्रेक हो जाना, टूट जाना नहीं। डिसमे, डिसमे मतलब क्या होता है? सैड या एंशियस जिसे हम कहते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू कंटिन्यू। रेस्पाइट मतलब होता है ब्रेक एंड इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, एक और मिनट मिल रहा है। सो लेट्स चेक डिथरिंग एंड आपको इसका अपोजिट ही बताना है। सो पहला वर्ड है विजिलेंट एंड विजिलेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही सतर्क होता है, बहुत ही सावधान होना, है ना, इसका मतलब होता है विजिलेंट, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वॉचफुल, या जिसे आप कह सकते हैं सावधान, है ना, अटेंटिव या अलर्ट कह सकते हैं आप इसे। सो यहाँ अलर्ट या अटेंटिव या सावधान। सिविरिटी, सिविरिटी मतलब होता है किसी भी चीज की सीरियसनेस, कि वो कितना सीरियस है, कितना घातक है, ये कितना डेंजर है, ये कितना पावरफुल है, ये होता है सिविरिटी। डिसाइड करना, ये तो सभी को पता है। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन से निकलना, फिर से रिन्यू होना, है ना, या हम इसे रिवाइवल कह सकते हैं। रिवाइवल या रिन्यू कहो या आप रिफ्रेश कहो, मतलब कोई चीज है, कुछ बुरा हो गया है, कोई इंसिडेंट, फिर उस चीज से बाहर निकलना, फिर से एक नई शुरुआत करना, फिर से रिन्यू करना, किसी चीज को रिवाइव करना। रिवाइव मतलब फिर से उसे नया बनाना, ही होता है रिसर्जेंस। तो आपको डिथेरिंग, एंड डिथेरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? इनडिसिजिव जो सिचुएशन होती है, इनडिसिजिव जो नेचर होता है, इनडिसिजिव, डिसिजिव वर्ड आया है डिसीजन से। ओके, हमेशा याद रहिएगा, ध्यान देना, डिसीजन वर्ड से आया है डिसीजिव, एंड डिसीजन इन मतलब नहीं ले पा रहे हो, उल्टा। तो जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो किसी चीज के बारे में, बार बार आपका माइंड चेंज होता है, कभी ये बात आ रही है, कभी ये बात, वो बात आ रही है, या हेजिटेशन है, हिचकिचावट है किसी डिसीजन को लेने में, उसे हम कहते हैं डिथरिंग। ये चेंज वंस माइंड, किसी का माइंड बार बार चेंज हो, नहीं ये वो एक डिसीजन, एक डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे हम कहते हैं डिथरिंग। तो यहाँ पर विजिलेंट सतर्क रहना नहीं, सिविरिटी सीरियसनेस डेंजर ये भी नहीं होगा, इसका अपोजिट बताना है। डिसाइड करना, यस, क्योंकि डिथरिंग मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कोई, एंड डिसाइड यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिसर्जेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। एंड ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपकी सारी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट देयर इज अ ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर, द एरर will be any one part of the sentence, the number of that part is the answer, if there is no error the answer is E, ignore the marks of punctuation if any। so बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, and this sentence has been divided into 4 parts A, B, C and D, and the last part is no error। तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है, एंड इफ दिस सेंटेंस इज completely error free, मतलब दिस सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, देन यू शुड मार्क ऑप्शन E एज योर आंसर। सो टाइमर को भी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। टाइम अप गाइस, 1 more minute। So let's check if the history
हिस्ट्री इतिहास ऑफ नेशन इज रिप्लीट इन आयरनीज। आयरनीज मतलब वो विडंबना होता है या सरकेजम होता है ना, सरकेस्टिक तरीके से किसी को बोलना, टाउंटिंग करना, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। सो अगर ये जो हिस्ट्री है नेशन की, राष्ट्र की, ये पूरी भरी हुई है। अब देखिए रिप्लीट का मतलब होता है फिल्ड, एंड फिल्ड के साथ हमेशा आता है विथ, सो इट शुड बी फिल्ड विथ। रिप्लीट विथ मतलब पूरी की पूरी भरी हुई है, कंप्लीटली फिल है, किससे? विडंबनाओं से, सरकेजम से, है ना। नो वेयर वर दे मोर एविडेंट देन इन दी यूएस। एंड ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर होगा ये ए पार्ट में ही है, क्योंकि इट शुड बी रिप्लीट विथ होना चाहिए, रिप्लीट इन नहीं आएगा। दूसरी चीज, एक चीज नोट करने लायक है, यहाँ पर भी एक एरर बन सकता था। ये देखिए सेंटेंस, शायद लास्ट क्लास में हमने एक रूल डिस्कस किया था कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है तब वहां पर इन्वर्जन फॉर्म लगता है। एंड इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है, पहले वर्ब आता है देन सब्जेक्ट होता है। जैसे नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। जैसे मैंने कहा आई एम डांसिंग या कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए, है ना, तो आई सब्जेक्ट हुआ, इज एम आर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है, वर्ब है। तो नॉर्मल जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। लेकिन जहां इन्वर्जन फॉर्म और कहाँ यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जहां पर जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो आर पहले आया मतलब वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। तो इन्वर्जन फॉर्म का यूज यहाँ भी किया जाता है जब कोई सेंटेंस कब शुरू होता है, किसी एडवर्ब से शुरू होता है। सो यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आया, मतलब कि ये वर्ब आया है पहले, एंड देन यहाँ पर ये सब्जेक्ट आया। सो इस तरीके का एरर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एरर है ये ए में है, क्योंकि इट शुड बी रिप्लीट विथ मतलब फिल्ड विथ, भरा हुआ कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up guys, one more minute. So let's check on Wednesday. So Wednesday को hundreds of them storm the Capitol building. Capitol building में उन्होंने क्या किया, storm किया, बिल्कुल जाके एकदम से हमला ही कर देना, इसे stormed कहते हैं, है ना, forcefully घुस जाना। So Wednesday को day है इसलिए on का यूज किया है, noun है, preposition आया, noun plus preposition हमेशा यूज किया जाता है। hundreds of them, hundreds आया है, s लगा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना, सपोज अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 क्या होता, 100 होता, 500 होता तब भी ये क्या होता, 100 ही होता। जब कोई नंबर आता है तब ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये आर्टिकल क्या है, ये भी तो एक नंबर ही डिनोट करता है, ये किसे डिनोट करता है, एक। तो एक हंड्रेड्स हो ही नहीं सकते, एस तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि वेंसडे को हुआ क्या, मतलब 100 की संख्या में, है ना, हंड्रेड्स की संख्याओं में लोग आए एंड उन्होंने क्या किया, एकदम हमला कर दिया कैपिटल बिल्डिंग पर। इस तरीके की बात यहाँ की जा रही है। सो हमेशा याद रखना, जब भी कोई नंबर आए या जब भी आर्टिकल आए तब ये सिंगुलर होंगे, है ना, 100, 1000 इस तरीके से। एंड अगर नंबर आता है तब भी ये सिंगुलर होंगे, जब नंबर नहीं होता है तब ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। इनके बाद ऑफ का भी यूज किया जाता है, तो इट शुड बी ओनली हंड्रेड्स ऑफ देम। As the police appeared to be overwhelmed and members of Congress who were gathering to certify the result of, ये बाकी सारी जो है सारी चीजें ठीक है, यहाँ पर जो एरर है ये ए पार्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, and your time starts now.
टाइम अप गाइस। बोला जा रहा है कि देयर इज अ व्यू, एक व्यू है, एक दृश्य है, क्या, दैट द फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन, इसे नाउन की तरह यूज किया गया, फोर्सेस ऑफ इमिग्रेशन द बोला गया है। एंड ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण जिसे कहते हैं, एक्सपांड करना अपना बिजनेस या किसी चीज को पूरा वर्ल्ड वाइड। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड यस ये लिट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। LIGHT लाइट वर्ड होता है, इसी की ये थर्ड फॉर्म है लिट, तो बिल्कुल सही है। लिट द फ्यूजेस ऑन, लिट द फ्यूज मतलब फ्यूज को लिट कर देना, लाइट कर देना, मतलब किसी बैड सिचुएशन, खराब सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, बैड सिचुएशन को वर्स्ट बना देना, उसे ये एक फ्रेज है, लिट द सिचुएशन ऑन या लिट द फ्यूजेस, सॉरी ये ऑन दिस एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, विस्फोट होना, फट जाना, एक्सप्लोड होना। कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या, ऑफ के बाद नाउन, रेशियल प्रेजुडाइज मतलब ये कास्ट के बेस पर हम जो प्रेजुडाइज करते हैं, मतलब इक्वली ट्रीट नहीं करते। एंड इकोनॉमिक, आर्थिक असुरक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है। सो इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।